फाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम इस लेक्चर में, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉनिक इफ मिडिल पॉइंट इज गिवन। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ाने वाला मैं आपको। हाँ, ओके। तो अगर मान लो हमको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है एक कॉनिक के लिए जिसका मिडिल पॉइंट गिवन है x1 कमा y1, निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? तो उसकी इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू s1। बस याद रखो t क्या है, हमको पता है, t निकाल चुके हैं इससे पहले। और s1 क्या है? कॉनिक की इक्वेशन में आप x1 y1 पुट कर दोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आपकी होती है कॉर्ड की इक्वेशन। ठीक है, आपको मिल जाएगी। ठीक, खत्म है, बस इतना ही है। आपको लग रहा होगा सर खत्म हो गया, जी हाँ खत्म हो गया। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे मेरे तो आप समझ गए होगे करना क्या है हमको इसमें। ठीक है। अ, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है सेंटर। सेंटर किसी कॉनिक की इक्वेशन में आप सेंटर कैसे निकालते हो? पहले तो एक ट्रिक याद रखो। अगर कॉनिक की इक्वेशन में अगर कॉनिक की इक्वेशन में एक्स और वाई ये दोनों टर्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते तो आपका सेंटर जो होता है वो हमेशा होता है ओरिजिन। इसको याद रखना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4 = 0। अब इसमें एक्स वाई के टर्म इंडिपेंडेंटली नहीं आ रहे। देखो एक्स वाई दिख तो रहा है लेकिन सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई नहीं दिख रहा। तो इस कॉनिक के सेंटर क्या होगा? इस कॉनिक का सेंटर ओरिजिन होगा। ठीक है, एक ट्रिक थी, याद रखना, इस ट्रिक को याद रखना। सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है? अगर आपको एस या फिर ऐसे ही मान लेते हैं, अगर आपको एस एक्सप्रेशन ऑफ कॉनिक दिया गया है, कॉनिक का एक्सप्रेशन आपको एस दिया गया है, आप करोगे क्या? आप एस को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में और एस को डिफरेंशिएट करोगे वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली। आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, दो लीनियर इक्वेशंस मिलने वाली हैं। उन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको एक्स और वाई मिलेंगे, वही आपके क्या हो जाएंगे? सेंटर हो जाएंगे। ये आपको हर केस के लिए काम आएगा, सारे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो वहां समझ में आ जाएगा आपको। खुद सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये स्टेप याद रखना, ये आपका स्टेप है। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y प्लस 5 = 0। ठीक है, चलो सॉल्व करो, सेंटर निकालो इस कॉनिक का, वीडियो पॉज करके। अब देखो, पहले तो इसको आपने बोल दिया s। अब क्या करोगे? अब जरा इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई माइनस 6, ठीक, बराबर 0, इक्वेट टू 0 के। और दूसरी बात क्या करो, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो y के रिस्पेक्ट करने पर क्या मिलेगा आपको? माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 3 = 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे, आपको x की वैल्यू मिलेगी 3, y की वैल्यू मिलेगी 0। ये आपका सेंटर हो जाएगा। खत्म। ठीक है, अब में आ गया। ओके। हाँ। कॉन्जुगेट डायमीटर, ये एक टॉपिक छोटा सा रह गया। इसके बाद शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉन्जुगेट डायमीटर। क्या होता है कॉन्जुगेट डायमीटर? इट इज द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ कॉनिक। ठीक है, क्या होता है मतलब इसका? मान लो मेरे पास एक कॉनिक है, मैंने क्या किया, मैंने पैरेलल कॉर्ड्स बनाए। क्या बनाए? मैंने कॉर्ड्स बनाए जो आपस में क्या है, सब पैरेलल है। सब क्या है? पैरेलल है। और इन सारे कॉर्ड्स का जो आपस में पैरेलल है सब, इनके मिड पॉइंट को मैंने पकड़ा। इन सबके क्या किया मैंने? मिड पॉइंट्स को पकड़ा। इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो लाइन होती है इसे कहते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब मान लो कि एक कॉनिक था, एक कॉनिक,
उसके लिए एक मैंने ये लिए सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है, और इन सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में जो मेरे पास कॉन्जुगेट डायमीटर आया वो आया ये, और फिर मैंने एक सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ये ले लिए, सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, और इन सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के लिए जो डायमीटर आया वो आया ये, कॉन्जुगेट डायमीटर आया ये। जब दो अलग अलग सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के जो रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट डायमीटर आते हैं, दो अलग अलग सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड सिस्टम के लिए जब दो अलग अलग कॉन्जुगेट डायमीटर आते हैं और वो डायमीटर जब आपस में परपेंडिकुलर, जब आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दें, क्या कर दें, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दें, मतलब कि अलग अलग सिस्टम ऑफ पैरेलल, अलग अलग सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के लिए जो दो कॉन्जुगेट, जो दो डायमीटर्स हमारे पास आए हैं, जब ये दो डायमीटर आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि डायमीटर कैसे हैं, वो होते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, फाइन। अब सुनो, मान लो y इक्वल टू एम एक्स एंड y इज इक्वल टू एम प्राइम एक्स। क्या क्या ये दोनों लाइंस या ये दोनों डायमीटर आपस में कॉन्जुगेट हैं कि नहीं है, पता कैसे लगाओगे? तो इसकी कंडीशन होती है, क्या होती है कंडीशन इसकी? कंडीशन होती है a प्लस एच एम प्लस आई। ए और एच कहाँ से मिल रहा है? ये कॉनिक के क्वेश्चन से मिल रहा है आपको, ठीक है, पता हो गया होगा आप सबको इतना पढ़ते पढ़ते। और बी एम एम डैश बराबर शुक्रिया, ठीक। ये कंडीशन होती है चेक करने के लिए भैया दो डायमीटर आपस में कॉन्जुगेट हैं कि नहीं। समझ में आ गया, फाइन। अच्छा, यही चीज इलिप्स के लिए भी होती है, अलग से आप याद कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। कि अगर मेरे पास, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, कि मेरे पास यदि एलिप्स है, मेरे पास क्या है, मेरे पास एलिप्स है। कैसा है एलिप्स? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये मेरे पास एक एलिप्स है, ठीक है। इस एलिप्स के लिए अगर मेरे पास दो डायमीटर है एम एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एम डैश एक्स, क्या ये दोनों कॉन्जुगेट हैं कि नहीं है? चेक कैसे करोगे? चेक कैसे करोगे कि दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है क्या वो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है? अगर आ रहा है तो हाँ भैया ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट डायमीटर है, वरना नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, और कुछ इसमें? टू लाइन्स कॉन्जुगेट डायमीटर, टेंजेंट है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस आप नोट्स देख लीजिएगा, नोट्स आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, सबसे खतरनाक और सबसे इंटरेस्टिंग, कॉनिक सेक्शन। हम लोग सब कुछ वही पढ़ने वाले हैं, बस ये है कि अब हम लोग अपना सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, बस और कुछ नहीं। देखो, हम लोग आज तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्लास 11 12 तक, अगर आपने कोई बहुत अच्छी कोचिंग की होगी जेईई की, तो शायद आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा इससे पहले, वरना आप नहीं पढ़े होगे, एकदम नई चीज़ है। हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक होता है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, एक ओरिजिन होता है, और किसी पॉइंट को डिफाइन करने का मतलब होता है कि हम उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आप एक्स में कितना चले, और वाई का मतलब होता है कि आप वाई में कितना चले और फिर आप उस पॉइंट तक पहुंच गए। जैसे मैं कहता हूँ कोई कोऑर्डिनेट का पॉइंट है माइनस, जैसे मान लो पॉइंट है 2, -2, तो इसका मतलब होता है कि आप 2 में चले एक्स और -2 चले वाई और आप इस पॉइंट तक पहुंच गए। ये था हमारा सिंपल कार्टेशियन सिस्टम, जिसके बेस पर हमने आज पूरी पूरी मैथमेटिक्स पढ़ी हमने आज तक, ठीक है, बीएससी से पहले और बीएससी के अब तक हमने पढ़ी। हम लोग अब जाने वाले हैं एक और तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। हम लोग एक और तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पोलर या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फिजिक्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है, फाइन। तो ये है हमारा पोलर या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है।
क्या होता है जरा समझते हैं इस चीज को, नई नई चीजें एक बार अगर आप बेसिक समझ जाओगे तो आपको फिर दिक्कतें होंगी नहीं, बिकॉज सब कुछ वही चीज रिपीट करने वाले हैं, सब सर्कल वही पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन वही रहेगी, पैराबोला वही रहेगा, बस ये है कि हम लोग उसको एक अलग तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। अब जैसे समझना, यहाँ पे हमारे पास होता था एक ओरिजिन फिक्स पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे पास होता है एक ओरिजिन यानी कि फिक्स पॉइंट। ठीक है, एक होता है फिक्स पॉइंट, ओरिजिन होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास होते थे दो एक्सिस, हमारे पास यहाँ पे होते थे दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। लेकिन हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस होती है, सिर्फ एक एक्सिस होती है ना, बढ़िया है ना, सिर्फ एक एक्सिस होती है। और इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल लाइन, इसे हम लोग कहते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है, तो एक फिक्स पॉइंट होता है, वही ओरिजिन वाला पॉइंट होता है, उसको इसको यहाँ पे भी ओरिजिन बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एक एक्स और वाई एक्सिस होती थी, यहाँ पे ये होती है इनिशियल लाइन। क्या होती है ये? इनिशियल लाइन। अब क्या होता है, यहाँ पे अगर मुझे किसी कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना है, मान लो ये मेरे पास कोई पॉइंट है पी, तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो एक्स और वाई नहीं होता, वो होता है आर एंड थीटा। अब ये आर और थीटा क्या होता है? आर का मतलब होता है ओरिजिन से इस पॉइंट तक का एक वेक्टर, आर रेडियस, इसको बोलते हैं आर। ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी कितनी है। दूसरा, अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आर क्या है, मतलब ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई पॉइंट ए होता था, तो हम लोग उस पॉइंट तक कैसे पहुंचते थे कि हमको एक्स पता हो कि एक्स में कितना चले और वाई पता हो कितना चले। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हमको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो हमको आर पता होना चाहिए कि भैया आर क्या है, और दूसरा को पता होना चाहिए थीटा। अब थीटा क्या होता है? थीटा यहाँ पे होता है एंगल फ्रॉम द इनिशियल लाइन, मतलब जो हमने आर बना दिया है, इस आर को हमने कितना घुमाया इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। जैसे मान लो कि मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले एक लाइन ले ली, इसका मुझे आर पता चल गया, फिर मैंने इस लाइन को ऐसे घुमा दिया यहाँ तक, तो मैं इस पॉइंट तक पहुंच गया। लो, आर थीटा हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है 3, π/4। अब इस 3, π/4 जैसे हमारे पास होता है ना 2 - 2, 3, -1 ऐसे होता था, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 3, π/4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास होना चाहिए एक वेक्टर जिसका रेडियस 3 हो, आर, और वो मैंने उसको 45 डिग्री रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये थीटा जो मैं मेजर करता हूं ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि इसको हम लोग मानते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या मानते हैं इसको? पॉजिटिव एंगल। थोड़ा इसको नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझते हैं, देखो ध्यान से। ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, ये मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूं बस। मान लो ये मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट तक पहुंचा मैं ऐसे, आर कॉमा थीटा करके, कि आर मेरे पास ये लेंथ हो गई और थीटा ये हो गई। अगर मैंने इस पॉइंट को लिख दिया -r, थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा एंगल वही रहा लेकिन आर नेगेटिव हो गया, मतलब कि मैं इस पॉइंट पे आ गया। समझो क्या बोल रहा हूं मैं। ये मेरे पास एक पॉइंट पी था, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आर कॉमा थीटा, लेट्स से 3, 30 डिग्री। मान लो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, कि रेडियस 3 है और एंगल 30 डिग्री है, जो मैंने ऐसे मेजर किया क्लॉकवाइज में। अब मान लो मैं लिख रहा हूँ -3, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि मैंने आर को बस पलट दिया, आर को मैंने पलट दिया, एंगल वही था कि मैं ये एंगल जो मेरा इनिशियल आर था, मैंने बस इसको क्या कर दिया, मैंने इसको पलट दिया 360 डिग्री, ऐसे पलट दिया, तो मैं इस पॉइंट पहुंच गया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? -3, 30 डिग्री। तो में आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं इसी को चेंज कर दूं आर कॉमा माइनस थीटा पे, तो क्या हो जाएगा ये? तब ये हो जाएगा तो ये आर वही है, आर वही है पॉजिटिव, लेकिन थीटा नेगेटिव हो गया। अच्छा, थीटा नेगेटिव मतलब होता है कि मैं उसको क्लॉकवाइज लेके चल रहा हूँ। थीटा नेगेटिव का मतलब होता है कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूँ। ये मैं यहां पहुंच गया, समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तभी समझ में आएगा ये एग्जैक्टली। अरे
अब मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कराऊंगा, आप उनको मार्क करना सीखो। मान लो मेरा पहला पॉइंट है -3, -45 डिग्री। इसको कैसे प्लॉट करोगे? -3 का मतलब होता है कि आप पहली बात तो माइनस चल रहे हो ऐसे। आपने मान लो 3 का वैल्यू, 3 मतलब क्या होता? 3 मतलब होता ये, 3 मतलब ये होता कि आप इनिशियली जा रहे हो इस तरफ डायरेक्शन में। -3 का मतलब हो कि आपने इसको पलट दिया इधर। ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट को प्लॉट करना है तो पहले समझो कि नेगेटिव साइन के बिना ही क्या होता, ये होता 3,45 डिग्री होता। समझो इस चीज को। अगर मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना है जिसमें नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसको पॉइंट प्लॉट करने की ट्रिक क्या होती है आपको सिखा रहा हूं मैं। कि आप पहले ही समझो कि माइनस साइन नहीं है। अगर माइनस साइन ना होता तो इसको कैसे प्लॉट करते? 3,45 डिग्री, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होता है, 3 इसका वो होता, तो ये होता 3,45, और 45 डिग्री इसका ये एंगल होता। लेकिन हमको क्या प्लॉट करना है? -3 -45 प्लॉट करना है। तो -3 का मतलब हुआ कि मैंने इस लाइन को पलट दिया, और -45 का मतलब होता है कि 45 ये था, -45 कर दिया मैंने ये। ठीक है, समझे ये? जैसे एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। और जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पॉइंट है, जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है 5,130 डिग्री। इसका मतलब होता है कि मैं 5 लेंथ लिया, मैंने 5 लेंथ ली, और मैंने इसको 130 डिग्री घुमा दिया। तो मतलब कि लेंथ कहाँ आ गई? मतलब कि मेरा पॉइंट यहाँ पे है, ये है 5,130 डिग्री, 5 लेंथ और 130 डिग्री एंगल पे। ठीक, चलो बढ़िया। अब मान लो मुझे प्लॉट करना है -5,30 डिग्री प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करूंगा? -5 चला मैं इनिशियल के उल्टा, और 30 डिग्री घुमा दिया मैंने। कैसे घुमाया? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मैं यहां पहुंच गया। ये है मेरा। ठीक है, मान लो मुझे प्लॉट करना है, मान लो मुझे प्लॉट करना है आर कॉमा 180 डिग्री प्लॉट करना है। तो मैंने आर लेंथ ली, और 180 इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये मेरा पॉइंट आ गया यहाँ पे। ये है मेरा पॉइंट। मान लो मुझे प्लॉट करना है आर कॉमा -60 डिग्री, मान लो ये प्लॉट करना है। तो मैं आर चला, आर डिस्टेंस चला, और मैंने -60, -60 मतलब होता है क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे आप। तो यहाँ पे आप पहुंच गए, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं, पूरे एक्स पूरे पूरे प्लेन को कवर करते हैं। वहां पे क्या था? वहां पे हमारे पास एक्स और वाई होता था। ठीक है, एक्स और वाई होता था हमारे पास, कि एक्स में कितना चले, वाई में कितना चले। यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास आर थीटा है, कि उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है और उस पॉइंट का एंगल कितना है। ठीक है, अभी हम लोग और चीजें समझेंगे तो और क्लियर होगी चीजें, या कुछ एक्सरसाइज थी यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ बात समझो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मैं आर थीटा लिखूं, या फिर मैं -r थीटा प्लस पाई लिखूं, एक ही बात है। आई होप आप सब लोग पाई, 2 पाई, 4 पाई/3 इन सबसे बहुत वाकिफ होने चाहिए आप। ठीक है, पाई बराबर मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रेडियंस, ये रेडियंस चल रहा है। ठीक है, पता होगा आपको ये सब बातें। तो पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई/6 का मतलब हो गया आपका 30 डिग्री, पाई/4 का मतलब हो गया आपका 45 डिग्री। ये सब आपको आई होप पता होगा। ठीक है, पाई/2 का मतलब हो गया 180 + 90। ठीक है, आई होप इस बातें आपको पता होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, अगर किसी को ना पता हो तो बता दिया मैंने। अच्छा, ये दोनों एक ही बातें हैं। दूसरा, मैं आर मैं -r कॉमा थीटा लिखूं, या आर कॉमा पाई प्लस थीटा लिखूं, एक ही बात है। अब कैसे एक ही बात है समझो। ये क्या है? आर कॉमा थीटा, मतलब कि ये कोई पॉइंट है।
आर आर चले हम लोग और थीटा एंगल ऐसे मुड़े क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, याद रखना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे माइनस आर कॉमा थीटा प्लस पाई करना है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि माइनस आर और कितना एंगल घुमा मैं, थीटा, थीटा घुमा और फिर प्लस पाई, यहां पहुंच गया, ठीक है। थीटा चला मैं, फिर मैं प्लस पाई चला गया, तो वापस इसी पॉइंट पे आ गया। तो मैं इस पॉइंट को आर कॉमा थीटा बोलूं या माइनस आर कॉमा थीटा प्लस पाई बोलूं, एक ही बातें हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? देखो विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। इसमें आप रट नहीं सकते बहुत ज्यादा, इसको आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। मैं आर थीटा चल रहा हूँ। आर थीटा का मतलब क्या होता है भैया, बता रहा हूँ फिर से। आर आपने डिस्टेंस नापी, रेडियस, और फिर थीटा आपने घुमाया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पहुंच गए। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं माइनस आर कॉमा थीटा प्लस पाई चल रहा हूँ। माइनस आर कॉमा थीटा प्लस पाई चल रहा हूँ, मतलब पहले तो मैंने माइनस आर में, माइनस आर मतलब पीछे जाके डिस्टेंस नापी, और फिर मैं थीटा एंगल चला, और फिर मैं प्लस पाई और एंगल चला एंटी क्लॉकवाइज में। प्लस पाई का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, माइनस आर कॉमा थीटा का मतलब क्या हुआ कि माइनस आर मैं नापा यहाँ पे, और फिर थीटा एंगल मुड़ा मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच गया। और यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, आर कॉमा थीटा प्लस पाई, आर कॉमा थीटा प्लस पाई कह रहा हूँ, पाई प्लस थीटा। मतलब मैं पहले तो आर डिस्टेंस नापा, और फिर पहले पाई चला और फिर थीटा एंगल चला, मैं वापस यहीं तो आ गया, है कि नहीं? मैं आर नापा, फिर मैं पाई चला, फिर प्लस थीटा एंगल चला, मैं यहाँ तो आ गया। तो मैं आर माइनस आर कॉमा थीटा बोलूँ या आर पाई प्लस थीटा बोलूँ, एक ही बात है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगी, चीजें विजुलाइज करिए आप, ठीक है। विजुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आर हमारा रेडियस वेक्टर होता है। आर क्या होता है हमारा? रेडियस वेक्टर। ये सब टर्म्स हैं, बस आप समझ गए होंगे इस चीजों को, ठीक है। थीटा हमारा पोलर एंगल होता है। इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव मानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, ठीक है। आई होप आप विजुलाइज कर लिए होंगे क्या मैंने कहना चाहता हूँ इतनी देर से, ठीक है। इतना कुछ समझने के बाद अब हम लोग अपने टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं, जो कि है पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। देखो, कॉनिक क्या होता है हम इसको बता चुके हैं आपको। ये एक पॉइंट होता है जो एक जिसका डिस्टेंस, एक पॉइंट का लोकस। कॉनिक क्या होता है? कॉनिक हम पढ़ा चुका हूं आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में, कि एक पॉइंट का लोकस जिसका डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहे। पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और उस रेशियो को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। सेम चीजें यहाँ भी चलेंगी, बस ये क्या था वो हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहाँ इसको पढ़ने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान सुनना इन बातों को, ठीक है, क्लियरली। ये हमारी इनिशियल लाइन है, ये हमारी फिक्स्ड लाइन है, ये हमारी इनिशियल लाइन है, ये हमारी फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। अब सुनो, मान लेते हैं कि ये मेरा फोकस है, और जहां मेरा फोकस मैंने माना है एस, यही मेरा क्या है, यही मेरा ओरिजिन बी है, रेफरेंस। फोकस ओरिजिन एक ही मान लिया मैंने, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब सुनो, मेरा जो फिक्स पॉइंट है, मेरा जो मूविंग पॉइंट है, वो मूविंग पॉइंट ये है, पी मेरा मूविंग पॉइंट है। ये मूविंग पॉइंट ट्रेस कर रहा है एक कॉनिक को, ठीक, ये कॉनिक को ट्रेस किया इसने। कैसे ट्रेस किया? कंडीशन क्या फॉलो की इस कॉनिक ने भैया ने? कंडीशनल इसने ये फॉलो कर दी कि ये डिस्टेंस जो कि एस, अरे बाप रे, कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इनका रेशियो सेम है, ठीक है। मैं पॉइंट को मार्क कर देता हूं, ये पॉइंट एम है, ठीक है। तो पी एस इज टू पी एम, ये मेरा कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग ई बोलते हैं, सेंट्रिसिटी। सेम रहेगा यहाँ पे भी, सेम चीज रहेगी, ठीक है।
ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है, ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारी, ये हमारा फोकस हो जाता है। अब कुछ बातें एक्स्ट्रा है इसमें, बहुत ध्यान सुनना। ये जो मेरी इनिशियल लाइन थी, इस फोकस से इस इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर जो मैं एक लाइन खींचूंगा, इस फोकस से इस इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर जो मैं लाइन खींचूंगा, हाँ खींचूंगा, जो इस कॉनिक को दो जगह कट करेगी, जो इस कॉनिक को दो जगह कट करेगी, एक कट कर रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट एल, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट एल डैश। ये जो एल एल डैश है, इसको हम लोगों ने याद किया था कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे लैटस रेक्टम, याद है? ठीक है, जैसे पैराबोला में था। अब देखो बहुत ध्यान से, इसका जो लेंथ है इतनी, इसको मैं कहता हूं सेमी लैटस रेक्टम। क्या बोलता है इसको मैं? एल को मैं बोलता हूं सेमी लैटस रेक्टम, मतलब लैटस रेक्टम का आधा। सेमी लैटस रेक्टम, एल स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब स्मॉल एल है क्या? ये स्मॉल एल है मेरे पास सेमी लैटस रेक्टम। तो एक चीज हमारे पकड़ में आ गई ई इसेंट्रिसिटी, एक चीज हमारे पकड़ में आ गई एल सेमी लैटस रेक्टम। क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, विजुलाइज कर लिए होगे। ठीक है, इन बातों को देखने के बाद, और ये पी पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है? इस पी पॉइंट कोऑर्डिनेट है आर कॉमा थीटा। ठीक है, आर कॉमा थीटा मतलब आर चले आप, ये आप आर चले और थीटा एंगल मूव किए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा एंगल चले स्वाइप किए। ठीक है, मतलब इस लाइन, ये आर लाइन को आपने ऐसे घुमा दिया। ठीक है, आर थीटा। इतना कुछ समझने के बाद जो आपकी इक्वेशन ऑफ कॉनिक आती है, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, जैसे वहां पे एक होती थी ना जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एच एस वाई वाली, वैसे यहाँ पे क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है। वो जनरल इक्वेशन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, बहुत अच्छे से याद करिएगा इस चीज को, एकदम गांठ बांध लीजिए इस चीज को। एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये याद रखिए। यहाँ पे एल क्या है? सेमी लेटर सेक्टम। आर क्या है? रेडियस, मतलब रेडियल वेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। यहाँ पे ये वेरिएबल है, जैसे वहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल होते थे, यहाँ पे आर और थीटा वेरिएबल है हमारे। ठीक है, इनको वैल्यू मत रख देना, इनकी वैल्यू रख दोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा उसके ऊपर, कॉनिक के ऊपर पॉइंट। देखो भैया, जैसे हमारे पास कॉनिक होता था तो वहाँ पे एक्स और वाई क्या होते थे? ये हमारे पास वेरिएबल्स थे एक्स और वाई कॉर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे हमारा कॉर्डिनेट सिस्टम कौन है? यहाँ पे आर और थीटा हमारा कॉर्डिनेट सिस्टम है। तो वहाँ पे जो काम एक्स और वाई करते थे, यहाँ पे वो काम आर और थीटा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, यहाँ +1 हो या -1 हो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ +1 हो या -1 हो एक ही बात है। ठीक है, सेम होती है। तो ये हमारी है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है? आर हमारा एस पी, देखो डायग्राम में एस पी, देखो ये एस पी, ये डिस्टेंस आर है हमारी। ठीक, फिर हमारा थीटा क्या है? थीटा हमारा वेक्टोरियल एंगल। वेक्टोरियल एंगल मतलब वेक्टर का एंगल कितना स्वाइप किया उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखो ये हमारा वेक्टोरियल एंगल है ये। ठीक, वेक्टोरियल एंगल है हमारा ये। फिर फोकस क्या होता है वो हमको पता है, एक्सिस ऑफ कोनिक। हाँ, एक्सिस ऑफ कोनिक रह गया था। ये हमारी एक्सिस ऑफ कोनिक है, यही इनिशियल लाइन हमारी क्या बन जाती है? एक्सिस ऑफ कोनिक, जिसके बाद हमने आर्क घुमाया है। ये क्या है हमारी इनिशियल लाइन, हमारी क्या बन जाती है? एक्सिस ऑफ कोनिक। ठीक है, एक्सिस ऑफ कोनिक, जिस बार मतलब इसी एक्सिस के बाद हम लोग कॉनिक को घुमा रहे हैं। ठीक है, इनिशियल लाइन के बाद ये हमारी होती है एक्सिस ऑफ कोनिक होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, मान लो कि हमारी जो एक्सिस ऑफ कोनिक है, हमारी जो एक्सिस ऑफ कोनिक है वो अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है इनिशियल लाइन से। क्या मतलब हुआ इसका? देखो हमने जो कॉनिक ट्रेस किया था वो हमने यहाँ से ट्रेस किया, अरे बाप रे, हमने जो कॉनिक ट्रेस किया था वो हमने कुछ ऐसा ट्रेस किया था इस लाइन के रिस्पेक्ट में। मान लो कि इनिशियल लाइन तो मेरी ये है, लेकिन मैं किसी दूसरी लाइन, मान लो ये कोई लाइन है, मैं इसके अबाउट से कॉनिक को ऐसे ट्रेस कर रहा हूँ। ये तो मेरी इनिशियल लाइन है, ठीक है, जो कॉर्डिनेट सिस्टम के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। और ये जो है मेरी, ये मेरी एक्सिस ऑफ कॉनिक है जिसके थ्रू मैं कॉनिक को बना रहा हूँ। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इनिशियल लाइन तो मेरी रेफरेंस लाइन है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस होते हैं हमारे, वैसे हमारी इनिशियल लाइन होती है। लेकिन जो कॉनिक मैंने ट्रेस किया उसमें जो मैंने रेफरेंस चूज किया सब कुछ करने के लिए, वो मेरी एक्सिस ये है, वो दूसरी है। अमूमन 90% क्वेश्चन में एक्सिस और इनिशियल लाइन एक ही होती है, लेकिन कभी कभी हम लोग एक्सिस को टिल्ट कर देते हैं। अगर मान लो ये एक्सिस अल्फा एंगल से टिल्टेड है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हो रही होगी बात है, बिकॉज एकदम नई नई चीजें हैं। इसी इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में मैंने पूरा कॉनिक डेफिनेशन की, मैंने फोकस भी यही चूज कर लिया, डायरेक्ट्रिक्स भी इसी के अबाउट चूज किया, सब कुछ सेम किया। लेकिन अगर मान लो मैं इसी चीज को पूरे पूरे डायग्राम को मैं घुमा दूं,
टिल्ट कर दो, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाए मेरी, सब कुछ ये हो जाए, ठीक है, ये मेरा फोकस हो जाए, ऐसे सब कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन इनिशियल लाइन तो ये है, इनिशियल लाइन तो ये है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो इस केस में जो मेरी इक्वेशन ऑफ कॉनिक होती है थोड़ी सी बदल जाती है, मेरी इक्वेशन ऑफ कॉनिक थोड़ी बदल जाती है। और क्या बन जाती है, कुछ नहीं, सेम रहता है सब कुछ, बाकी बस एक चीज बदलती है, एल अपॉन आर रहेगा, प्लस माइनस वन एक ही बात है, मैं इसको प्लस ही मांग के चल रहा हूँ, मगर माइनस वन होगा सेम आंसर आएगा, प्लस माइनस वन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस वन लिखो चाहे माइनस वन लिखो, ठीक है। प्लस ई कॉस, बस क्या करोगे, थीटा प्लस वो कर दोगे, थीटा माइनस अल्फा, दैट्स इट, बस बाकी सब कुछ सेम। तो ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉनिक है जब हमारी एक्सिस क्या हो, टिल्टेड हो। ये कब होती है, ये तब होती है जब हमारी एक्सिस क्या हो, वो अल्फा एंगल टिल्टेड होती है, ठीक है, इनिशियल लाइन से। ठीक है, समझ में आ गया, फाइन। इसमें एक दो चीजें और नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम आएंगी आगे चल के। पहला, हमने जो कॉनिक बनाया वो कैसा कॉनिक था, हमने जो कॉनिक बनाया था उसको हमने राइट हैंड साइड पे लेके रखा था, ठीक है। अगर हम लोग उसी कॉनिक को लेफ्ट हैंडेड ले, क्या ले, लेफ्ट हैंडेड, जैसे हमारा जो ये कॉनिक था ये कैसा है, ये राइट हैंडेड है, देखो हमने ऐसे ट्रेस किया इसको, राइट ही तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डायरेक्ट्रिक्स हमारी राइट की तरफ है, हमारी डायरेक्ट्रिक्स कहती है, हमारी डायरेक्ट्रिक्स फोकस के राइट हैंड साइड पर है। अगर यही डायरेक्ट्रिक्स मेरी फोकस के लेफ्ट हैंड साइड पर हो, मतलब कुछ ऐसा, ये डायरेक्ट्रिक्स है और मेरा कॉनिक ऐसा है, ये डायरेक्ट्रिक्स है मेरी, तो लेफ्ट हैंडेड के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड कुछ नहीं होता है, कॉनिक की इक्वेशन ये बन जाती है, पाई माइनस थीटा, दैट्स इट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडेड कॉनिक के लिए बस कॉस में पाई माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है माइनस, कुछ नहीं करते हो आप बस वन माइनस ई कॉस थीटा कर देते हो, मतलब साइन चेंज करने से आपका साइड चेंज हो जाती है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड चेंज हो जाती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने जो कॉनिक की इक्वेशन ड्राइव की है, फिर जो जनरल इक्वेशन लिखी है वो हमने उस कॉनिक की लिखी है जो कि राइट हैंडेड थी। लेफ्ट हैंडेड के लिए कुछ नहीं होता है, बस ई का साइन चेंज हो जाता है, कॉस ऑफ थीटा था हमारे पास, माइनस ई कॉस थीटा जाता है, ठीक है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा करके, बस आपको याद रखना है अभी के लिए, ठीक है। भैया हमने जो कॉनिक बनाया था वो ऐसा था, डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, हमने जो कॉनिक बनाया था, अरे मैं लाइन कंफ्यूज दे रहा हूँ बार बार, हमारा कॉनिक ऐसा था जिसमें डायरेक्ट्रिक्स ऐसी थी, तो इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन ये थी, ठीक है। अब अगर ये कॉनिक हमारा ऐसा होता जिसकी डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पर है फोकस के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोकस के राइट हैंड साइड पर है डायरेक्ट्रिक्स हमारा, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये बन गई। अगर हमारी कॉनिक की इक्वेशन ऐसी हो जिसमें डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड हो फोकस के, तो इक्वेशन ये हो जाती है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। एल अपॉन आर इक्वल टू वन माइनस ई कॉस थीटा, और एल अपॉन आर वन प्लस ई कॉस थीटा क्या होता है, राइट हैंडेड कॉनिक होता है, ठीक है, पोलर फॉर्म में। समझ में आ गया। आपको कितनी भी इक्वेशन मिलेंगी, आप इन सब इक्वेशन को, आपका पहला धर्म होगा इसको इस फॉर्म में चेंज करना। आपने एक बार सारी इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, आपका क्वेश्चन 60% वहीं सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पहले सारे इक्वेशंस को आप इस फॉर्म में चेंज कर दोगे, किस फॉर्म में, एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज कर दोगे। जैसे ही आपने इस कॉनिक को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, अब कुछ केसेस याद रखिए आप लोग। केस नंबर वन, पहला केस ये कि अगर आपकी ई की वैल्यू वन आ रही है तो वो कॉनिक क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। अगर आपकी ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है तो वो आपका हाइपरबोला हो जाएगा। अगर आपकी ई की वैल्यू लेस देन वन आ रही है तो वो आपका एलिप्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। और अगर ई की वैल्यू जीरो हो जा रही है तो वो आपका सर्कल होता है, ठीक है, ई की वैल्यू जीरो हो गई। जैसे आर इक्वल टू फोर, ये क्या है, पोलर फॉर्म में एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सेंटर ओरिजिन है और उसका रेडियस फोर है, समझ में आ गया। आर इक्वल टू फोर एक सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ पे ई की कोई टर्म ही नहीं है, आप सोचो इसमें ई की टर्म ही नहीं है, अगर ई जीरो हो गया तो आर इक्वल टू एल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक। तो सर्कल की इक्वेशन कॉनिक में ये होती है। एक रामबाण तरीका और है जिसको वो बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो ये सब चीजें भूल जाए, अगर खुदा ना खास्ता गलती से भूल गए तो। अगर आपको पोलर फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो कॉनिक का, इसमें बोला गया हो कि भैया कॉर्ड निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो, ये निकालो, वो निकालो, जितना चीजें हमने की हैं कार्टेशियन में वो सब करने वाले हैं, बस पोलर फॉर्म में सब कुछ सेम होने वाला है, बस ये है कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया है।
हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग पूरे पूरे क्वेश्चन को पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में जो हमको आता है अच्छे से, आज तक पढ़ते आए हैं एक्स वाई जेड में, आप उसको उसमें चेंज भी कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको ना करो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल नहीं हो रहा है, हाथ पैर मार रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, तो आप सीख जाओगे मेरे से। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई दो राय नहीं है इसमें, आंसर सेम आने वाला है। करते क्या है, कुछ नहीं, आर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा होता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ऐसे आप चेंज कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे याद रखो। ऐसे कैसे याद रख पाओगे, और ये बताता हूँ मैं आपको। एक्स की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा। कहीं ना कहीं देखा होगा आपने ये। बस ऐसे कर दोगे, आपको थीटा अगर आप पता है तो आप एक्स और वाई निकाल सकते हो। पूरी क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर दो, आंसर आ जाता है आपका फिर भी। लेकिन आप, मैं चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। अच्छा, फाइन। तो इसके आगे हम लोग अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां से समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए। 3/r इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फाइंड नेचर ऑफ कॉनिक। भैया इस कॉनिक का नेचर कैसा है, निकालो, सॉल्व करो, थोड़ा सा मेहनत करो, सोल्यूशन बताता हूँ इसका। वीडियो पॉज करते हैं, आपको करना कुछ नहीं, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। एल बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस सी कॉस थीटा के फॉर्म में लेके आना है, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा भी है, साइन थीटा भी है, हमको चाहिए एक कोई टर्म। देखो इस इक्वेशन में हमारे पास दोनों तो है नहीं, सिर्फ एक है, या तो कॉस या तो साइन है, आप दोनों में से कोई एक फॉर्म में ले आओ। तो करो क्या, जब भी आपको ऐसा कुछ करना हो कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा समथिंग अगर ऐसा दिया होता है, तो आप करो क्या, किया करो, जो कॉस थीटा का और साइन थीटा का जो कोफिशिएंट होता है, उसके स्क्वायर के सम का रूट ले लो। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख जाए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा आपको दिख जाए, और आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना हो, तो उसकी ट्रिक क्या होती है कि कॉस थीटा के और साइन थीटा के जो कोफिशिएंट होते हैं, उनके स्क्वायर के सम का रूट ले लो। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर 3, और साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब करो क्या, इस नंबर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं, जरा इस चीज को देखो, इसमें कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है और साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है, उनके स्क्वायर का सम करके रूट ले लो। जो नंबर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इससे सुख क्या मिलेगा, अभी बताता हूँ मैं, बहुत चरम सुख मिलने वाला है इससे। क्या मिलेगा आपको, देखो क्या मिलने वाला है। इससे क्या होगा, आपके पास ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी किया। मैंने कुछ नया नहीं किया, बस मैंने इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है। इससे हुआ क्या कि ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा, ये क्या है, ये है मेरा साइन 30 डिग्री है ना, ये साइन 60 है, साइन 30, साइन कॉस 30 डिग्री है, ये कॉस 30 डिग्री है। और ये क्या है, 1/2, ये साइन 30 डिग्री है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, रूट 3/2 क्या होता है भैया, ये होता है कॉस 30 डिग्री, और 1/2 क्या होता है, ये होता है साइन 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन क्या बन गई, ये बन गई कॉस 30 डिग्री कॉस थीटा प्लस साइन 30 डिग्री साइन थीटा। अच्छा, अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है। तो ये पूरा क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या बन गया, ये हमारा बन गया 3/r इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी, या फिर थीटा माइनस 30 डिग्री। इसको एक्सपेंड करने पर ये आने वाला है, ठीक है, बस काम खत्म। लो, अब देखो क्या इस फॉर्म में आ गया, एल अपॉन आर 1 प्लस ई कॉस समथिंग, समथिंग है कि नहीं है, कॉस ऑफ समथिंग इस पूरे को अगर अल्फा मान लो तो देखो उस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। एल बाय आर इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू कॉस ऑफ समथिंग। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे ई की वैल्यू 2 आ गई, आपने कंपेयर कर लिया, तो अगर ई की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि आपकी इसेंट्रिसिटी मोर देन 1 हो गई, यानी कि एक ऐसा कॉनिक है, ये आपका हाइपरबोला है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, मैंने आपको एक ही बार में एक टफ क्वेश्चन करा के सारे सिखा दिए कैसे करना होता है। आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है, ई को कंपेयर करना है और देखना है कौन सा कॉनिक है। फाइन, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया सा इसके, बिकॉज नया नया टॉपिक है, क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे इसके ऊपर। मान लो एक कॉनिक की इक्वेशन है 14/r बराबर 3 - 8 cos थीटा। आपको निकालना है
कि इस कॉनिक पर ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, फाइंड द पॉइंट, फाइंड पॉइंट वेयर रेडियस वेक्टर 2 हो जाए। मतलब इस कॉनिक पे, मान लो ये कोई कॉनिक है, मुझे नहीं पता, इस कॉनिक पे, एक कॉनिक पे वो पॉइंट कहाँ होगा, उस पॉइंट कहाँ होगा जहां पर जो आर की वैल्यू है वो 2 हो जाए। समझ में आ गया? थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना के समझाता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है इस क्वेश्चन का। आसान चीज है। ये इनिशियल लाइन मेरी, ये मेरा कॉनिक है मान लो, मुझे बताना है कि फोकस है मेरा ये एस, मुझे बताना है कि पी पॉइंट कहाँ पे होगा जहां पे जो ये आर है उसकी वैल्यू 2 हो जाए। तो करना क्या है, इस इक्वेशन में आर को 2 पुट कर दो। 7, 7/3, 7/3 ना, तो 7/7, 7/3 क्या कर रहा हूँ मैं, क्या ही मैथ लगा रहा हूँ। 7 - 3 इक्वल टू -8 cos थीटा। 7 - 3 कितना, 4/-8 मतलब -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू -2 कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, तो ये होती है एक तो 2π/3 पे, मतलब की होती है 120 डिग्री पर, और होती है आपकी 4π/3 पे, दो जगह पे। ठीक है, तो यानी कि दो पॉइंट पर आपकी आर की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, इतना तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्थ की रिवाइज करनी पड़ेगी भैया। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से रिवाइज कर लो, बेसिक बेसिक फॉर्मुले सारे, एक्सपेंशन और वैल्यूज इनकी। ये कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, अब देखो भाई, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, ये होती है हमारी कॉस ऑफ 60 डिग्री पर, 60 पे होती है, लेकिन यहाँ -1/2 है, मतलब क्या 60 में 180 और आपने जोड़ दिया, पाई आपने और जोड़ दिया, तो 180 + 60 क्या होता है, 2π/3 और 4π/3, आप ऐसे कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, 180 प्लस, ठीक है, फाइन। ये क्वेश्चन था, आपसे पूछ सकता है, आपसे इस क्वेश्चन को और कैसे बदल सकता है, बोलेगा भैया बताइए कि ये आपके पास एक कॉनिक की इक्वेशन है, 30 डिग्री पर आर की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करोगे, 30 डिग्री पुट कर दोगे, आर की वैल्यू निकाल लोगे, खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन, ऐसे करके। फाइन, तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसको आगे फर्दर स्टडी करते हैं। ठीक है, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था मेरा, इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, ध्यान से।